दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वाणी पर। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत की थी और प्राचीन भारत के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से अपना अध्ययन शुरू करेंगे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति का प्रारंभिक बिंदु है। कई वर्षों तक वैदिक सभ्यता को भारतीय संस्कृति का प्रारंभिक बिंदु माना गया, परंतु 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज ने इस बात को झुठला दिया और हमें पता चला कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी कोई सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, यानी हमारी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भी कहीं अधिक प्राचीन है। दोस्तों हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। 1826 में, मैं यहां लिख देता हूं, 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। उसके बाद इसका द्वितीय उल्लेख 1856 में आया, जब लाहौर और कराची, पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान के लाहौर और कराची के मध्य जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तब कुछ ऐसी ईंटें प्राप्त हुई जिससे किसी प्राचीन सभ्यता के होने के प्रमाण प्राप्त हुए। और इसका द्वितीय उल्लेख जॉन ब्रंटन द्वारा किया गया। तो हड़प्पा का सबसे पहले उल्लेख चार्ल्स मेसन ने 1826 में किया और उसके बाद जॉन ब्रंटन द्वारा 1856 में उस समय किया गया जब लाहौर और कराची के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1853 में भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा रेलवे की शुरुआत की और ये जो पहली रेल लाइन थी वो 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, जो कि कहां, आज के महाराष्ट्र के बंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। तो दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। दोस्तों इस खोज के लिए भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई और यह भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन काल में 1861 में हुई। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंगम पहले महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और जिस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज आरंभ की गई उस समय डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल की ही देखरेख में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और 1921 में दयाराम साहनी द्वारा पहला हड़प्पाई स्थल हड़प्पा पाकिस्तानी पंजाब के मोंटगोमरी क्षेत्र में इसकी खोज की गई। तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता सर जॉन मार्शल को माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, परंतु अगर हड़प्पा स्थल की बात की जाए तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्रारंभिक दौर में इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया क्योंकि यह इसका सबसे उपयुक्त नाम था। हड़प्पा वो पहला स्थल था जो कि खोजा गया, तो हड़प्पा के नाम से ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। उसके बाद सिंधु सभ्यता कहा गया इसे, क्योंकि जो प्रारंभिक स्थल जो खोजे गए वो सिंधु नदी क्षेत्र के आसपास ही केंद्र थे,
या तो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदी। जैसे हड़प्पा रावी के किनारे था, मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब के किनारे था, कोट दीजी, अमरी, मोहनजोदाड़ो, चुनहोदड़ो, ये सब सिंधु के क्षेत्र में थे। तो इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता भी रखा गया। परंतु दोस्तों 1947 में देश के आजाद होने के बाद इसकी और अधिक खोज करने पर लगभग 1100 स्थल ऐसे थे जो कि सिंधु गंगा के बीच के मैदानी क्षेत्र में स्थित थे। इसीलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बताया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहने के पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया गया और इस कांसे से इस सभ्यता में ना केवल मूर्तियां बनाई जाती थी, मृण मूर्तियां बनाई जाती थी, बाट बटकरे यानी वेट्स बनाए जाते थे, मुहरे यानी सील्स बनाई जाती थी, कॉइन्स यानी सिक्के ढाले जाते थे और कांसे के बहुत सारे उपयोग इस काल में देखने को मिलते हैं। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। उसके बाद दोस्तों इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पूर्व नगरों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। भारत में पहली बार नगरों का उदय हुआ, इसके कारण इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। करते हैं कालक्रम या काल निर्धारण की। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को लेकर के विद्वानों में अलग अलग विचार हैं, उनके मतभेद हैं। प्रमुख रूप से 4 इसकी कालक्रम माने गए हैं। पहला कार्बन रेडियो कार्बन विधि के आधार पर है, जो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व है, यानी 3500 बीसी से 1300 बीसी के मध्य। दोस्तों रेडियो कार्बन मेथड से यानी यूरेनियम डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के 50,000 वर्ष पुराने जीव जंतु इत्यादि का जो है हम आयु का ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक विचार सर मार्टिमर व्हीलर का है, जिन्होंने इसका जो कालक्रम है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। तीसरा जो है वो विचार श्री डीपी अग्रवाल का है, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है, जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद सर जॉन मार्शल का विचार है, जिन्होंने इसका कालक्रम 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना है। तो ये कुछ विचार हैं इसके कालक्रम से संबंधित। अब हम ये जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के लोग रहते थे। इस पर भी अलग अलग विचार हैं और इसमें भी प्रमुख 4 विचार जो हैं उन्हें मैंने लिया है। सबसे पहला विचार इस बात पर है कि जो सिंधु क्षेत्र में आने वाली जो प्रथम प्रजाति थी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे और इस प्रजाति के लोग आज भी मध्य भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के रूप में भारत में विद्यमान है। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख विचार है सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में वो है भूमध्य सागरीय। माना जाता है कि ये ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे, प्रमुख रूप से यही। और इस प्रजाति के लोग यानी भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग आज भी दक्षिण भारतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, रहते हैं। इसके अलावा एक विचार यह भी है कि जो उप हिमालय क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मंगोलॉयड हैं, वो भी शायद इसके निर्माता हो सकते हैं। चौथा विचार है कि सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि क्षेत्र के लोग, जिन्हें अल्पाइन क्षेत्र का माना जाता है, वे भी इस सभ्यता के निर्माता हो सकते हैं। तो ये तो कुछ प्रमुख विचार थे कालक्रम के संबंध में और सिंधु सभ्यता के निर्माता के संबंध में। बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में था
और पश्चिमी उत्तर भाग में 3 प्रमुख देश है, अफगानिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान। यानी इन 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इसके आकार की बात आ जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने वर्ग क्षेत्र में था, तो कितना क्षेत्रफल था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। जबकि इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद, देश के आजाद होने के बाद यानी 1947 के बाद सबसे अधिक जो स्थल है वो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। अब बात करते हैं कि हड़प्पा कालीन नगर, इनके अलग अलग काल के अनुसार इन नगरों को अलग अलग हम विभाजित करते हैं। सबसे पहले है प्राक हड़प्पा स्थल। प्राक हड़प्पा स्थल से मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी ये लोग ये स्थल मौजूद थे। वो कौन कौन से थे? जो हड़प्पा के पूर्वी थे वो थे मुंडीगाग, देह मोरासी गुंडई। ये दोनों के दोनों अफगानिस्तान में थे, मुंडीगाग, देह मोरासी गुंडई। इसके अलावा पाकिस्तान में अमरी, हड़प्पा, नुंद्रा, किलेगुल मोहम्मद, अंजीरा, कोटदीजी। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो आपका कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली आदि ये वो स्थल हैं जो कि प्राक हड़प्पा स्थल माने जाते हैं। यानी ये हड़प्पा के पूर्व भी मौजूद थे, विद्यमान थे। इसके अलावा हड़प्पा कालीन स्थल जिसमें मोहनजोदाड़ो है, चुन्होदड़ो है, डाबरकोट है, बालाकोट है, इसके बाद दायमाबाद है, आलमगीरपुर है और दूसरे जो प्रमुख शहर है। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार के स्थल है वो हड़प्पोत्तर स्थल है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के बाद भी विद्यमान थे। उनमें कौन कौन से हैं? रोजदी और रंगपुर। लेकिन अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाए कि हड़प्पा के कौन से स्थल तीनों ही काल में विद्यमान थे, तो तीनों काल में विद्यमान जो स्थल थे वो सुरकोटड़ा, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं मांडा। सुरकोटड़ा दोस्तों पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात में। और धोलावीरा इस वर्ष बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में धोलावीरा को स्थान दिया गया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है धोलावीरा के संबंध में जानना। इसके अलावा हरियाणा में राखीगढ़ी और जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी के किनारे मांडा। तो ये प्रमुख हड़प्पा कालीन नगर हैं। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। अब आगे हम हड़प्पा कालीन कुछ प्रमुख नगरों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हड़प्पा काल के जो नगर हैं वे एक दूसरे से कई चीजों में समान हैं। जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं उनमें बहुत सारी समानताएं हैं, परंतु इसके बाद भी कुछ विशेष चीजें हैं जो सभी में अलग अलग हैं। तो आइए हम उन्हें देखते हैं। दोस्तों, हड़प्पा कालीन प्रमुख नगरों में सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम सानी द्वारा की गई और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि हड़प्पा का जो पहला उल्लेख किया वो चार्ल्स मेसन ने किया 1826 में। ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई
और मोहनजोदड़ो के बाद यह दूसरा बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो के बाद यह दूसरा बड़ा नगर है और पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। इसके बाद देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरकाना में, सिंधु नदी के किनारे। 1922 में इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई है। इसे कई उपनाम दिए जाते हैं, जैसे प्रेतों का टीला भी कहा जाता है और सिंधु का बाग भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण इमारतें मिली हैं जो कि जिनका एक सामुदायिक विशेषता है। जैसे एक विशाल स्नानघर मिला है जो लगभग 11.08 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। यह एक वर्ताकार कुंड है, स्नानघर है, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं। पुरुषों के लिए स्नान की अलग व्यवस्था है, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है और बहुत ही महत्वपूर्ण जल निकासी प्रबंधन भी यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा एक अन्नगार या अन्न कोठार भी यहां से मिला है, जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 45.71 मीटर इंटू 15.23 मीटर है। इसके अलावा यहां एक सभा भवन मिला है जो 27 गुणा 27 मीटर का है। तो ये दो बड़े प्रमुख हैं, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके अलावा चुन्होदड़ो भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा की गई है। एनजी मजूमदार इसके खोज करता है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के बाद इस चुन्होदड़ो क्षेत्र में एक झूकर संस्कृति या झांगर संस्कृति विद्यमान हुई। मेके द्वारा यहां पर मनके बनाने का एक कारखाना खोजा गया। हड़प्पा के लोग जो है वो उद्यमशील थे और उन्होंने कई प्रकार के उद्योग लगाए हुए थे, जिसमें एक प्रमुख उद्योग वो मनकों के निर्माण से संबंधित था। ऐसा ही एक मनके बनाने का कारखाना मेके द्वारा चुन्होदड़ो में खोजा गया है। यहां पर एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का चित्र अंकन है। मुद्रा जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा यहां कुछ ऐसी ईंटें मिली हैं जिन पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी मिलते हैं। इसके साथ साथ यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो सर्वमान्य जो आकार था, साइज था, वो किस अनुपात में था? तो वे 4:2:1 के रेशियो में थे। तो ये तो सर्वमान्य, ये हर जगह ये ऐसी ईंटें हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों से प्राप्त हुई है। लेकिन यहां देखिए कुछ खास है कि ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां से लिपस्टिक, काजल, कंघा और उस्त्रा इत्यादि भी मिले हैं। देखिए लिपस्टिक उस जमाने में, आज भी इस जमाने में प्रयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो संभवतः कि समाज सौंदर्य प्रधान हो सकता है। काजल, कंघा, उस्त्रा ऐसी चीजें प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा यहां एक विशेष बात जो यहां देखने को मिलती है कि पाइप नुमा नालियां प्राप्त होती हैं। आमतौर पर हड़प्पा के सभी स्थलों में ऐसी नालियां मिली हैं जिन्हें ईंटों से बनाया गया है और उन्हें चूना पत्थरों से ढक दिया गया है
ताकि सफाई के लिए उनके हटाया जा सके। परंतु चुन्होदड़ो एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जहां से कि पाइप नुमा नालियां प्राप्त हुई है। तो 3 हमने देख लिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चुन्होदड़ो। इसके बाद अब आगे देखिए, इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, चौथा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है लोथल। लोथल, इसे लघु हड़प्पा यानी छोटा हड़प्पा या छोटा मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। 1954 में इसे एस.आर. राव द्वारा खोजा गया। यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। यह इसके पूर्वी भाग में यानी लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह, पोर्ट। इसके पूर्वी भाग में अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि लोथल में बंदरगाह किस दिशा में मिला है, तो पूर्वी दिशा में, पूर्वी भाग में। यहां जल प्रबंधन की सबसे उत्तम व्यवस्था थी। सबसे उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था कहां? लोथल में। लोथल से 3 युग्मित समाधियां प्राप्त हुई हैं जो सती प्रथा का अनुमान लगाती हैं। मतलब यहां ऐसे 3 ऐसी समाधियां मिली हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों को साथ दफनाया गया है। ये हो सकता है कि यहां पर सती प्रथा जैसी कोई रीति प्रचलन में हो। इसके अलावा यहां से भी चुन्होदड़ो की ही तरह यहां से भी मनके बनाने का कारखाना मिला है और एक रंगाई कुंड यानी कपड़ों की रंगाई शायद की जाती रही होगी, तो एक रंगाई कुंड भी लोथल से मिला है। तो लोथल कहां पर? गुजरात राज्य में। इसके अलावा अगला जो नगर है वो बड़ा प्रमुख नगर है कालीबंगा, जो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। ये इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई है। यह सरस्वती नदी के किनारे था। इसके अलावा यहां से प्राग सेंधव संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उनको कालक्रम के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं। प्राग सेंधव अवस्था या प्राग सेंधव काल, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा उत्तर काल। यानी उत्तर हड़प्पा काल में इसका मतलब है कि यहां पर पहले भी संस्कृति होने के प्रमाण है। यहां से एक ऐसा खेत प्राप्त हुआ है जो हल से जुता हुआ है और उसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। यानी खेत के आधे हिस्से में अलग से है और आधे हिस्से में अलग से। इससे 2 फसलों के एक साथ बोए जाने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा युगल समाधान यानी लोथल की ही तरह यहां पर भी युगल समाधान मिले हैं। इसका मतलब कि शायद सती प्रथा प्रचलन में हो। इसके अलावा भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां से एक अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। इससे हो सकता है कि शायद वो हवन आदि करते हों या कोई अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हों। ऐसा ही एक अग्निकुंड लोथल से भी प्राप्त हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अग्निकुंड लोथल से भी प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। युगल समाधान लोथल से भी मिला है और यहां से भी मिला है, यानी कालीबंगा से भी मिला है। अगला प्रमुख नगर दोस्तों हरियाणा का बनवाली है। यह हरियाणा के हिसार जिले में है और इसकी खोज 1974 में हुई आर.एस. बिष्ट के द्वारा। यहां पर मिट्टी से बना एक हल मिला है और यहां पर उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा आज भी अपनी
कृषि उन्नति के लिए जाना जाता है और उस काल में भी यहां उन्नत किस्म की फसलें उगाई जाती होगी। परंतु एक विशेषता जो इसे सबसे अलग बनाती है वो ये है कि पूरी जो सिंधु सभ्यता है वो जानी गई है अपनी जल निकासी प्रणाली के कारण। नगरीय व्यवस्था थी और नगरों में जल निकासी एक बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है, परंतु यह एकमात्र ऐसा स्थल था जहां जल निकासी प्रणाली का पूर्णता अभाव था, यानी यहां पर किसी प्रकार की नालियां आदि नहीं मिली। यहां जिस प्रकार के भवन आदि मिले हैं और उनमें जो साज सजावट की जो वस्तुएं मिली हैं, तो लगता है कि लोग काफी समृद्ध थे। तो कह सकते हैं कि ये समृद्ध लोगों का नगर रहा होगा। इसके अलावा यहां पर कुछ ऐसे अर्धवृत्ताकार ढांचे मिले हैं जो मंदिर होने के प्रमाण देते हैं, परंतु ये संभवतः सच है ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से खोज नहीं हुई है। परंतु वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि शायद ये किसी मंदिर के, पुराने मंदिरों के ढांचे रहे हों। हालांकि ये लोग मूर्तियां जब बनाना जानते थे, लेकिन मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा जो अगला हमारा प्रमुख नगर है हड़प्पा नगर, वो है धोलावीरा। धोलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वर्ष 2021 में, यानी इसी वर्ष, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार जो होने वाले परीक्षाएं हैं उनमें शायद इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह गुजरात के कच्छ जिले में है और 1967-68 में इसे जेपी जोशी द्वारा खोजा गया है। यह एकमात्र ऐसा नगर है जो कि आयताकार है, आयताकार नगर है, और एकमात्र ऐसा यह नगर था जहां पर स्टेडियम मिला है, खेल का मैदान मिला है, यानी क्रीड़ा स्थल मिला है। इसके अलावा यहां पर बांध के प्रमाण मिलते हैं, यानी उनका जल प्रबंधन अच्छा होगा, वो लोग जल के महत्व को समझते होंगे, जल संचय करते होंगे। इसके अलावा यहां एक साइन बोर्ड मिला है, एक बड़े आकार का साइन बोर्ड मिला है, जिसमें लकड़ी के खांचों के अंदर जिप्सम भर के जो है वो अक्षरों को उकेरा गया है। तो ये लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। इसके अलावा यहां पर पालिशदार श्वेत पाषाण खंड भी प्राप्त हुए हैं। तो ये 7 ऐसे नगर जिनकी हमने चर्चा की, ये बेहद महत्वपूर्ण नगर हैं जिनके बारे में अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इनको समझना और पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम कुछ और शहरों की बात करेंगे, उनकी छोटी छोटी विशेषताओं को जानेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए अब उन्हें देखते हैं। इन 7 प्रमुख नगर जिनको हमने पढ़ा, इन 7 प्रमुख नगरों के अलावा भी कुछ ऐसे नगर हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक नगर है नौसारो। यहां इस नौसारो से मिट्टी की कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं, स्त्रियों की मिट्टी की कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, और सिंदूर हिंदू औरतें आज भी लगाती हैं। इसके अलावा एक और शहर है सुतकागेंडोर। यह भी एक बंदरगाह नगर था और दासक नदी के किनारे, बलूचिस्तान में दासक नदी के किनारे एक बंदरगाह नगर था। तो बंदरगाह एक हमने लोथल देखा और एक सुतकागेंडोर, यानी एक बंदरगाह नगर, सुतकागेंडोर जो है एक बंदरगाह नगर। इसके अलावा बालाकोट, ये भी पाकिस्तान में, डाबरकोट बालाकोट दोनों पाकिस्तान में।
यहां का सीप उद्योग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। उसके बाद पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़। रोपड़ एक ऐसा हड़प्पाकालीन नगर है जहां से ऐसी कब्रें मिली हैं जहां पर मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है। कुत्ते के अस्थिर पिंजर मानव के अस्थिर पिंजर के साथ में मिले हैं, तो यहां उनके साथ में दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सुरकोटड़ा में घोड़े के अस्थि पिंजर मिले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि घोड़े के अस्थि पंजर कहां से प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। कुंतासी ये गुजरात में, ये भी एक बंदरगाह नगर है। अब देखिए बंदरगाहों की संख्या 3 हो गई। कौन कौन से? एक आपका लोथल, दूसरा सुतकेगेंडोर, तीसरा कुंतासी और चौथा बंदरगाह नगर गुजरात में, ये गुजरात में नहीं, अलाहादीनो बंदरगाह नगर, जो कि अरब सागर के पास सिंध पाकिस्तान में, यहां पर सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है, उससे कुछ दूर अलाहादीनो बंदरगाह है। तो ये कुछ हड़प्पाकालीन प्रमुख नगर है। अब अगली कक्षा में जब इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे, उसमें हड़प्पाकालीन और जो सामाजिक व्यवस्था है, नगरीय व्यवस्था जो थी, उनकी धार्मिक आस्था किस प्रकार की थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार थी, कैसे उनका आर्थिक जीवन था, खेती वो किस प्रकार से करते थे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उन्हें देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि भाई इतनी विकसित हड़प्पा सभ्यता अचानक नष्ट किस प्रकार हो गई, तो किस प्रकार उसका विनाश हुआ, उसके कारणों का अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों हमारे साथ आप लोग बने रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।